आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएक्शन मैकेनिज्म का आज पहला लेक्चर। देखो, हम लोग जिस तरीके से पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे तरीके को हमें अपने अच्छे से डिफाइन करना है कि हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। मैं आपसे इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। अब आपके लिए भले ही एक पूरा का पूरा टॉपिक या चैप्टर होगा, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा एक्चुअली ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इस टॉपिक के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चुकी है, समा चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पॉइंट को समझना पड़ेगा। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो आपको इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा कि आपके पास जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसी के अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूं, हमारी जो स्टार्टिंग होगी बहुत अलग हटके होगी। आप लोगों ने ज़िंदगी में पहली बार रिएक्शन जो देखी होगी वो कुछ इस तरीके से देखी होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाता है, O2 बनाता है। और यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी थी और केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करते करते न जाने हमने किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को भी सीखना शुरू कर दिया। और एक बार जैसे ही हम लोगों ने चीज़ों को सीखा, फिर वो हमारा जो दिमाग है वो अपने आप चीज़ों को ढालने लग गया। फिर हमें अपने आप समझ में आने लग गया कि अगर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होंगे और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में वहाँ पर हमें कुछ जो ध्यान देना है तो वो उसकी बैलेंसिंग होगी। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को समझा। ये हमारी स्टार्टिंग थी केमिस्ट्री सीखने की। मतलब यह रिएक्शंस हैं और अगर जितनी भी रिएक्शंस मैंने आपके सामने लिखी हैं, क्या आपने कभी भी जब उस क्लास में थे टीचर से बात की, क्या सर इनकी कोई मैकेनिज्म होगी, क्या सर इनका कोई तरीका होगा, क्या सर हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? तो आपने कभी ये सवाल नहीं किया। आपने बोला टीचर ने हमें बताया, हमने सीखा और ऐसा होता है तो ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आखिरकार आज क्या वो जरूरत पड़ गई जहां पर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक पढ़ने की जरूरत आ रही है? चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है कि इनमें हमने आज तक कभी मैकेनिज्म का फंडा नहीं लगाया, मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, लेकिन अब ऐसी रिएक्शंस कौन सी आ चुकी हैं जिसमें हमें मैकेनिज्म सीखना है। तो हमारे पास दो बातें आएंगी। देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक है तो रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक के अंदर हमारे पास दो बातें हैं। सबसे पहले एक बात है रिएक्शन और दूसरी बात है मैकेनिज्म। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो रिएक्शंस हमारे पास किससे रिलेटेड होंगी? सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील कर रहे हैं। और मैकेनिज्म सर क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर हमारे पास, चाहे वो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो, दो बातें होती हैं। एक तरफ क्या होता है, हमारे पास रिएक्टेंट होता है और एक तरफ क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है। उस रिएक्टेंट में क्या होती है, पुरानी बॉन्ड टूटती हैं, मतलब हम बोल सकते हैं ओल्ड बॉन्ड क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं, और नई बॉन्ड क्या हो चुकी हैं, फॉर्म हो चुकी हैं। अब ध्यान से सुनना, पुरानी बॉन्ड के टूटने से लेकर नई बॉन्ड के बनने तक जो पूरा का पूरा बीच में कार्यक्रम हुआ है, जो पूरे के पूरे जितने भी स्टेप्स हुए हैं या जो भी कुछ बातें हुई हैं, उसका जो एक डिटेल पिक्चर होती है वो किसके द्वारा हमें मिलती है, मैकेनिज्म के द्वारा मिलती है। क्या आपको मैकेनिज्म का थोड़ा सा आइडिया समझ में आया? मैकेनिज्म एक छोटा सा बोल सकते हो थ्योरेटिकल कॉन्जेक्चर है। मतलब हम लोग यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि रिएक्शन के अंदर ये सारे स्टेप्स होंगे जहाँ पर किसी एक केमिकल रिएक्शन को ये ओवरऑल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो ये सारी बातें आ चुकी हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन मैकेनिज्म के टॉपिक के अंदर हमें आखिरकार यहाँ पर मैकेनिज्म की ही बातें क्यों करनी है? तो देखो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास हजारों कंपाउंड्स, करोड़ों कंपाउंड्स हैं और हर साल नए नए कंपाउंड्स बनते भी हैं। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि हर एक कंपाउंड्स के लिए आप हर एक नया नया रिएक्शन देखो? पहली बात। दूसरी बात, अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें वहां पर उन कंपाउंड्स कुछ फैमिलीज में क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। और उन फैमिलीज में क्लासिफाई करके हमें उनकी रिएक्शंस को समझना पड़ेगा और उस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म होगा, एक तरीका होगा। उस तरीके को समझने के बाद हम उस फैमिली की जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितने भी कंपाउंड्स होंगे, उनके रिएक्शन को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए हम सीखना शुरू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से हमारे पास जो दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसकी वजह से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें किस में क्लासिफाई करना पड़ेगा, फैमिलीज में क्लासिफाई करने का। अब सबसे पहला सवाल ये है कि आखिरकार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई फैमिलीज में हम लोग किस तरीके से करेंगे? तो हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
कि आपको अगर फंक्शनल ग्रुप का आइडिया होगा तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर हम लोग बता देंगे यह इस फैमिली से बिलोंग करता है और वह उस फैमिली से बिलोंग करता है। और सवाल यह है कि आखिरकार फंक्शनल ग्रुप को किस बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे, तो ये आखिरकार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये बात समझनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को हमें सबसे पहले फैमिलीज में डिवाइड करना पड़ेगा। फैमिलीज में डिवाइड करने के बाद उनका जो बेसिस होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप जो डिवाइड करते हैं वो हाउ दे रिएक्ट, आखिरकार किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। और हमेशा याद रखना, एक बार जैसे ही हम ये कर देंगे तो हमारे पास जो भी फैमिलीज होंगी वो हमेशा सिमिलर वे में रिएक्ट करेंगी। तो देखो हमारे पास चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी अगर हम लोग एक बार क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स आ चुका है, तो हम बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत सारे कंपाउंड्स की रिएक्शंस को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूं सिंपल सी। मान लीजिएगा आपके पास ये एल्कीन है इस तरीके से, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर S। आपने पढ़ा होगा इथीन, मैंने आपको पढ़ाया वो सबसे छोटा एल्कीन है। अगर इस एल्कीन के सामने मैं यहाँ पर क्या लेके आ जाऊँ, HBr लेके आ जाऊँ। अब मैं आपको इसका एक तरीका थोड़ा सा सिखाता हूँ। अभी हमने रिएक्शंस कुछ नहीं सीखी हैं, अभी मैं ही आपको सिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली इसमें होगा क्या, यहाँ पर इसका एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, ठीक है। और कितने सिग्मा बनेगा, 2 सिग्मा बनेगा, और दोनों ही सिग्मा पे एक पर आ जाएगा H और एक पर आ जाएगा Br। आपको यहाँ पर इतने से कॉन्सेप्ट को समझना है कि आपके पास सबसे पहले एल्कीन था, एल्कीन का मैंने यहाँ पर क्या किया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करते ही यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर दी। ये हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। अब मैं आपको सिखाना ही चाहता हूँ कि अब आपके पास कोई भी कितना भी भयंकर सा भयंकर, मतलब बहुत अजीब सा अजीब मॉलिक्यूल आ जाए, आपको अगर ये पॉइंट पता है एल्कीन के बारे में, तो आप इसकी रिएक्शंस को कहीं भी कैसे भी अच्छे से संभाल सकते हो। मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपके पास अगर एक ऐसा सा मॉलिक्यूल आ जाए, देखना ध्यान से, यहाँ पर इस तरीके का अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाए, यहाँ पर हम लोग बना देते हैं डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और यहाँ पर इस तरीके से ये हमने बना दिया। ये आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके सामने HBr लेके जाता हूँ, तो भाई आपको बस पॉइंट ये समझना था कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और फैमिली का जो बिलोंग हो वो हम कैसे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्कीन है, बात समझ में आ रही है। और इस एल्कीन के डबल बॉन्ड की जगह हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। बाकी चीज़ों को पहले हम एज इट इज बना देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास Br और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास H। बस इतना सा चेंज आ रहा है, बाकी इस स्ट्रक्चर में कुछ भी, बिल्कुल भी कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आ रहा। तो कुल मिला के मुझे आपको सिखाना यही है कि चाहे आप अगर एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो उसके बाद कितने भी अजीब से अजीब कॉन्सेप्ट हो, आप उसको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में कर लोगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन समझ में आनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं आपसे क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो मैं पूरे के पूरे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम लोग 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 4। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो हमारे पास क्या होंगे, एल्कीन होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरे होते हैं हमारे पास एल्काइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। और फिर होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन, आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर हमारे पास ये दोनों ही डबल बॉन्ड किस में होंगी, कॉन्जुगेशन में होंगी। तो एक तो कैटेगरी हमारे पास ये हो जाएगी। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है हेलो एल्केन, या फिर मैं कहूँ एल्कोहल, या फिर मैं कहूँ ईथर, या फिर हम बात कर सकते हैं साइक्लिक ईथर। ये वाली हमारे पास दूसरी कैटेगरी हो जाती है। तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Z ग्रुप। अब Z ग्रुप को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो Z ग्रुप हमारे पास हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन, और एक हो सकता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है, ये वाले ग्रुप हो सकते हैं। तो ये हमारी तीसरी फैमिली होगी। और जो चौथी फैमिली हो जाएगी वो हमारे पास
बेंजीन के कंपाउंड्स हो जाएंगे, बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, बेंजीन हो गया या फिर प्रिडीन हो गया या फिर आप लोगों ने फ्यूरिन वगैरह भी सुना होगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास 4 कैटेगरी, मतलब पूरी केमिस्ट्री को आप इस तरीके से 4 फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हो। और अगर एक बार आपने फैमिलीज में डिवाइड कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हाउ दे रिएक्ट, तो अब आप इनकी केमिस्ट्री को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चलना चाहिए, केमिस्ट्री में आपको इनकी फैमिलीज पता होनी चाहिए। और एक बार अगर हमने एल्कीन से रिलेटेड कुछ भी रिएक्शन सीखे हैं, चाहे स्ट्रक्चर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, आपके सारे ही रिएक्शंस होने वाले हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये रिएक्ट कैसे करेंगे, इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है। तो अभी हमने बात की एल्कीन के केस की, जो भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। लेकिन अब सवाल ये ऐसा हो रहा है कि सर आपने अभी एल्कीन का एग्जाम्पल तो लिया, मान लो आपने ये एग्जाम्पल लिया और सामने आपने HBr लिखा, ये हम फैमिली समझ चुके हैं, रिएक्शंस भी समझ चुके हैं, लेकिन एल्कीन ने इस तरीके से ही रिएक्शन क्यों किया। अब सवाल हमारे पास ये आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन इस ही तरीके से क्यों हो रहा है, तो आखिरकार इसका वो रीजन क्या होगा। तो आपको अगर कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन सीखना है तो आपको इस पॉइंट को हर बार दिमाग में लेकर ही आना है, चाहे इसकी जगह मैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप रखूं, चाहे मैं एल्डिहाइड रखूं, चाहे मैं कीटोन रखूं, चाहे मैं हैलाइड रखूं, चाहे मैं अमाइड रखूं, चाहे मैं कार्बोक्सिलिक एसिड रखूं, आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि वह फंक्शनल ग्रुप इस तरीके से ही रिएक्ट क्यों कर रहा है। जैसे ही आपके दिमाग में चलने लग जाएगा, वैसे ही आपका जो कोर कॉन्सेप्ट होगे वो समझ जाओगे कि अगर इसने ऐसे ही रिएक्ट किया तो उसका रीजन ये था। तो अब आप उसी चीज को अप्लाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मैं कुल मिला के केमिस्ट्री में बात करता हूं तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो एक बहुत ही फेमस बुक है, उस फेमस बुक की ये लाइन है जो मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एटम एंड मॉलिक्यूल्स विथ एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल्स। बात समझ रहे हो कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पूरा का पूरा क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। किस किस के बीच में इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल। तो हम लोग कुल मिला के बोल सकते हैं एक लाइन जो हमें बहुत अच्छे से आज के बाद याद रखनी है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टू, एटम और मॉलिक्यूल्स कर दो, एटम और मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल्स। अगर आप इस पॉइंट को समझ चुके हो तो आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन का तरीका समझ सकते हो कि रिएक्शन वैसे ही क्यों हो रही है। और इसी ही अंग्रेजी की लाइन से मैंने यहाँ पर एक हिंदी में लाइन बनाई है कि एक्चुअली जो हमारे पास सारा खेल है वो सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। आपने सुना होगा मेरे पास जब भी मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ हर बार मैं आपको ये लाइन बोलता हूँ, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन आपके पास ये एक लाइन है जो कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री की रिएक्शन को, इंटरेक्शंस को बताता है। तो मतलब यही वो रीजन है जिस रीजन की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस अकर्स होती हैं। कि आपको बस यहाँ पर यही देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम क्या है और इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम क्या है। एक बार आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पहचान जाओगे, अपने आप वहाँ पर दोनों के साथ अटैक करवाओगे और आप किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को करवा सकते हो। अब अगर मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, ये चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है। मान लो आपके सामने मैंने एक फैमिली लिखी CH3C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से एल्डिहाइड रखा, आपको पता है बहुत अच्छे से एल्डिहाइड है। और इसके सामने मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल एज अ रिएजेंट लेके आता हूँ। अब मेरा आप लोगों से सवाल क्या है, सवाल ये है कि हम इस रिएक्शन को प्रोसीड कैसे करेंगे। तो अब आप थोड़े से समझदार बनिए। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पर यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये ऑलरेडी एक क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम किस जगह जाएगा, तो आप इस पॉइंट को समझो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन रिच एटम और मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पक्का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो एटम या मॉलिक्यूल होगा वही इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सेंटर है, ये पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव सेंटर है। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लाना है एरो का। तो यहाँ से जब भी आप मैकेनिज्म की बात करोगे, डिटेल डिस्कशन करोगे, तो एरो आपको चलाना ही चलाना है। तो
हमेशा जो एरो होगी वो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगी। इस तरीके से आप एरो दिखाओगे तो इस कार्बन की कितनी बॉन्ड होंगी? 5, जो कि पॉसिबल नहीं होती हैं। तो जिसकी वजह से आप ऐसा कर दोगे और आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CO-H और यहाँ पर NU। अब बाकी जो बाद का कार्यक्रम है वो हमारी पास सेकेंडरी चीज है। जो प्राइमरी चीज है वो इनके इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो क्या ये जो इंटरेक्शन है, क्या मैं इस लाइन से समझा सकता हूँ? आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन उठा लो या फिर जो मैं कोई भी रिएक्शन पढ़ाऊंगा वो पूरी की पूरी रिएक्शन सिर्फ इस एक लाइन से ही खत्म होने वाली है। तो कुल मिला के आपको ध्यान क्या देना है कि आखिरकार इस टॉपिक में है ही क्या। आपके पास हर एक अलग अलग फंक्शन ग्रुप के लिए एक पूरी की पूरी क्लास ऑफ रिएक्शंस होंगी। उस रिएक्शन के लिए आपको मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा। एक बार मैकेनिज्म सीख जाओगे तो उसमें आपको ये रीजन मिलेगा कि आखिरकार रिएक्शन वैसे ही क्यों हो रही है, और वो रीजन हर बार कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपे होंगे, इस पॉइंट के अंदर छुपे होंगे। जैसे ही आप सीख जाओगे वैसे ही आपको रिएक्शंस करना आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, क्योंकि आपको पता है जो भी हमारे पास फंक्शन ग्रुप हैं वो एक रिएक्शंस दिखाएंगे। तो आखिरकार कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जिनकी हमें बात करनी है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखो, अगर मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिड बेस रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है और बहुत कम लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहला जो लेक्चर हमारा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टार्टिंग का, जहां से मैं रिएक्शन सिखाऊंगा, तो एसिड बेस रिएक्शंस की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास दूसरे होते हैं वो होते हैं एडिशन रिएक्शन, फिर तीसरे हमारे पास होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर हमारे पास फोर्थ होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिर हमारे पास फिफ्थ होते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और अगर मैं लास्ट में मिसलेनियस रिएक्शंस की कुछ बात करता हूं तो मिसलेनियस रिएक्शंस में आपके पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस आ जाते हैं, कुछ आप लोगों ने पहले सुना होगा, कंडेंसेशन रिएक्शंस आ जाते हैं आप लोगों के पास, और हमारे पास एक केमिस्ट्री होती है पूरी की पूरी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री, जो कि एकदम हायर क्लास में होती है। तो पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें डिटेल में अभी नहीं पढ़ना अभी, ठीक है, इतनी बात कर रहे हैं। तो देखो, हमारे पास जो 4 कैटेगरी होती है मेन, वो ये होती हैं एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। मतलब इतने ही रिएक्शंस में हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फंक्शन ग्रुप होते हैं उनकी सारी रिएक्शंस खत्म हो जाती हैं। तो इसी को हमें बहुत डिटेल में सीखना है। चलो, ये तो हमारे पास बात होगी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, लेकिन आखिरकार हमारे पास जो रिएक्शंस होंगी उसको ऑकर करने के लिए कुछ ना कुछ पाथवे होंगे, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। तो अगर मैं उन रास्तों की बात करता हूं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं मेनली। एक रास्ता तो हमारे पास होता है आयनिक पाथवे, जहां पर आयनिक इंटरेक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल के, और एक रास्ता होता है हमारे पास फ्री रेडिकल पाथवे, जहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये रिएक्शंस कुछ अलग तरीके से होगी। और एक और हाई लेवल की केमिस्ट्री होती है जहां पर हमारे पास पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। देखो, आयनिक पाथवे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, यहाँ पर हम लोग मेनली जो कैटेगरी बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस में, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशंस होती हैं वो आयनिक पाथवे से जाती हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन केमिस्ट्री होती है। तो सब्स्टिट्यूशन की भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट जो पार्ट होता है वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और वो भी हमारे पास आयनिक पाथवे से ही जाती है। तो मेन जो हमारी मेन कैटेगरी होती है वो आयनिक पाथवे ही होती है। मतलब मोस्टली जो हमारे पास इंटरेक्शंस होते हैं वो आयनिक इंटरेक्शंस ही ज़्यादा होते हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। अगर मैं फ्री रेडिकल पाथवे की बात करता हूँ तो एक तो हमारे पास होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और दूसरा होता है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनको हम बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पाथवे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने एडिशन रिएक्शन के पाथवे, जो कि आयनिक पाथवे होगा, और फ्री रेडिकल केमिस्ट्री को एकदम अलग करेंगे। तो ये तो हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन आखिरकार हम लोग पूरी केमिस्ट्री को किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसी ही चीज को हम पता करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखो, किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है। मान लो मैंने यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने एक फैमिली उठा ली जिसका नाम है एल्कीन।
इसमें एल्कीन एज अ फंक्शनल ग्रुप है। अगर मैं इसके सामने डिफरेंट रिएजेंट लेके जाऊं, जैसे मैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल लेके आता हूं इस तरीके का, और फिर मैं H2O/H+ लेके आता हूं, और फिर मैं BH3। अभी आपको इतना आइडिया कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ ये वाला पार्ट लेके आ जाऊँ, या फिर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर X2+H2O की बात करते हैं, या सिंपली हम X2 की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट रिएजेंट है। मतलब एक तो आपके पास रिएक्शंस कुछ ऐसी दिखेंगी जहां पर एक आपको फैमिली दिखेगी और डिफरेंट आपको रिएजेंट दिखेंगे, जहां पर आप पूरी फैमिली की पूरी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो एकदम डिटेल में। ये बात हो गई। और एक पहलू जो ये आपके पास कौन सी पिक्चर है, पहली पिक्चर है। और आपको जो दूसरी पिक्चर यहाँ पर रिएक्शंस में दिखेगी वो मेनली क्या होगी, आपके पास ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हो आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है। ऐसे ही मैंने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2X, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर हमने ले लिया CH3 CH2OH। फिर हमने ले लिया यहाँ पर एल्डिहाइड, फिर हमने यहाँ पर ले लिया एसिड हैलाइड वगैरह का फॉर्मेशन कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ले लिया साइनाइड, और फिर हमने यहाँ पर ले लिया एपॉक्साइड। ये हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज हैं, आपको अभी भी मैंने क्लासिफिकेशन समझाया था। और इन सभी फैमिली के सामने मैं एक ही रिएजेंट रखता हूँ RMgX इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। मतलब सेकेंड स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में RMgX फिर H3O+। मतलब सबसे पहली पिक्चर जो दिखेगी उसमें आपके पास एक सबस्ट्रेट हो सकता है और डिफरेंट रिएजेंट हो सकते हैं। एक केमिस्ट्री तो आपको ऐसी आनी चाहिए और दूसरी केमिस्ट्री आनी चाहिए जहां पर आपके पास डिफरेंट फैमिलीज हो और ये हो। तो देखो ये वाली जो पूरी पिक्चर होगी ये क्लियर होगी आपके रिएजेंट्स के अंदर। जब आप रिएजेंट्स पढ़ोगे, स्पेसिफिक अगर रिएजेंट्स हमारे पास इसकी बात कर रहे हो तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है। तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर जब मैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में हम बात करेंगे एकदम डिटेल में। और यहाँ पर जो आपको मेनली बात करनी है इस वाले पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो आपको सबस्ट्रेट को देखकर बताना है। मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री सबस्ट्रेट को देखकर होती है। इसमें हमें रिएजेंट का इसका एज सच कोई रोल नहीं होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसका रोल होगा, सबस्ट्रेट का। तो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है और हम लोग जो मैक्सिमम रिएक्शंस होंगे, मैक्सिमम बातें होंगी वो सबस्ट्रेट देखकर ही बता देंगे। तो हमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते समय क्या देखना है और क्या देखकर करेंगे काम, सबस्ट्रेट देखकर करेंगे काम। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखो अगर आप दोनों ही पहलू को एक साथ समझोगे तो डिफिकल्टीज हो जाएंगी, आपको अलग अलग पहलू समझना है। एक बार आप पहले एल्कीन के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझो जब आप मैकेनिज्म पढ़ोगे, फिर एल्काइन के ऐसे ही समझो, एल्कोहल के समझो, एल्किल हैलाइड के समझो, एसिड हैलाइड्स के समझो, अमाइड, अमीन, साइनाइड्स, इन सब की रिएक्शंस को एकदम पर्टिकुलर रिएक्शंस को समझो और इनको डिफरेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में डालो, जिससे आपका ये टॉपिक बहुत क्लियर हो सके। इसके अंदर ये सारी बातें हम लोग रिएजेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद रिएजेंट्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है। किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, बहुत अच्छे से सीखने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद हमें जस्ट रिएजेंट्स की जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ओवरऑल स्टार्टिंग थी हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म की। उम्मीद करता हूं आपको तरीका समझ में आया होगा। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हो, जिस सबस्ट्रेट की स्टडी कर रहे हो, वो है क्या, वो किस फैमिली में लाई करता है। दूसरी बात, वो जो फैमिली में लाई करता है उसकी रिएक्शन के पीछे रीजन ही क्या है। हम अगर एग्जांपल की बात करेंगे कि एल्कीन एडिशन दिखाता है तो एडिशन ही क्यों दिखाता है, या फिर किस तरीके से दिखाएगा या कौन सा एडिशन दिखाएगा, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो हमने एक लाइन की बात की थी, सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, हिंदी वाली लाइन की, यहाँ पर जिसका अंग्रेजी में बुक में बहुत अच्छे से लिखा था, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट एक्सपेक्ट्स देखे। एक हमारे पास ये पहलू होता है और एक हमारे पास ये होता है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपना जो पढ़ने का तरीका होगा उस तरीके को एक बार मैं सीक्वेंस में लिख देता हूं और फिर आप उस तरीके से ही मेरे साथ जुड़े रहिए और आपसे रिएक्शंस के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार रिएक्शन मैकेनिज्म को अपना पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक्स को डील करने वाले हैं और किस टॉपिक के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एरो समझाऊंगा
क्योंकि अगर मैं आपको ये टॉपिक नहीं समझाऊंगा तो आपको हमेशा दिक्कत बनी ही रहेगी। तो एकदम जो बेसिक बातें होंगी वो हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एरो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग जो अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो रिएक्शंस से स्टार्ट करेंगे, और रिएक्शंस में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस रिएक्शन, जहां पर हम एसिड का मतलब जानेंगे, बेस का मतलब जानेंगे, और कि आखिरकार कौन सी कंडीशन में ये रिएक्शंस होंगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शंस में मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हमारे पास एडिशन रिएक्शंस 3 तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल एडिशन है उसको हम एकदम अलग से फ्री रेडिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एडिशन रिएक्शन के बाद ही मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये आप कह लो तो एक तरीके से पूरी जान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म में जो डिटेल्ड टाइम हम लोग अपना जो मैक्सिमम टाइम देंगे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देंगे। इनके भी फर्दर टाइप्स होंगे, उनको हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस, हम लोग इसको डील करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास जो अगली रिएक्शन कैटेगरी होगी वो होगी फ्री रेडिकल केमिस्ट्री। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल पाथ पे होता है, तो जितनी भी हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शंस होंगी उन सबको हम एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो, फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हमारे पास 2 कैटेगरी होती हैं मेनली। एक तो होती है फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, और एक होती है हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम दोनों ही तरह की रिएक्शंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, और कुछ नेम रिएक्शंस होती हैं उनको हम नेम रिएक्शंस के टाइम पे खत्म करने वाले हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारी पूरी की पूरी एरोमेटिक केमिस्ट्री। एरोमेटिक केमिस्ट्री में आपका आ जाएगा मेनली जो रिएक्शन हम लोग कवर करेंगे वो रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेन रिएक्शन तो यही होती है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा मेन होती है, और इसके अंदर हम पढ़ने के वाले हैं बेंजीन, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और ये पूरा मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इन पूरे चैप्टर से किसके बारे में समझ में आएगा, आपको इन पूरे चैप्टर में आखिरकार सबस्ट्रेट के बारे में समझ में आएगा। और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन करना है तो रिएजेंट को बिना देखकर भी हम लोग सिर्फ सबस्ट्रेट को देखकर ही वहां पर रिएक्शन कर सकते हैं। मैकेनिज्म उसकी पूरी की पूरी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि किस टाइप ऑफ रिएक्शंस को दिखाना चाहेगा और कैसे दिखाएगा। अब देखो, इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो जैम वाले स्टूडेंट हैं और नेट गेट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट है कि आपको इस टॉपिक के बाद रिएजेंट्स पढ़ना ही पढ़ना है, जिनको मैं बहुत डिटेल में अभी पढ़ा रहा हूं एकदम सिस्टमैटिक वे में। और अगर आपने ये पूरा सेट ऑफ लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका है तो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शंस हो सकती हैं बहुत अच्छे से। तो ये हमारा तरीका होने वाला है, तो आप लोग इंतजार करिएगा हमारा अगले लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एरो। बहुत मजा आने वाला है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।